फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों देखो, जो हमारी ये सीरीज़ है ना, इसके हमने 5000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। तो मैंने आपसे कहा था इसमें मैं आपको 5000 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो देखो, ये सीरीज़ हमने एम्स के लिए, जो ये सीरीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारा रेलवे है ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी आपका डीएसएसबी जो है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और भी आपके जो सेंटर के आईटीबीपी एसएसबी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। और जो स्टेट के आपके एग्ज़ाम है बच्चों, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में भी आपकी वैकेंसीज आ रही है और देखो आपके एग्जामिनेशन भी हो रहा है। सभी के लिए देखो ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम इसमें 5000 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारे जो है क्वेश्चंस कर लिए। अच्छे, अभी जो है जो हमारे लेटेस्ट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर है 24-25 में जो हुए हैं, 2024-2025 में, है ना। तो उनके क्वेश्चंस भी एक्सप्लेनेशन के साथ ही मैं आपको इसमें प्रोवाइड कराने वाली हूँ। इसलिए मैंने आपसे कहा इसमें 5000 प्लस क्वेश्चन ही बनेंगे। ओके, तो अभी देखिए 5001 से क्वेश्चन इसमें आज की वीडियो में लेके आई हूँ। तो आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन है जिन्हें हम एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। ओके, सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। तो हमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने चाहिए और ये एक्सप्लेनेशन के साथ में है। तो आसपास की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन जो है घूम फिर के आ जाता है ना। क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट नहीं होता, लेकिन जो है बच्चों जैसे उसके आसपास की चीज़ें आ जाती हैं। कभी किसी में सोर्स पूछ लिया, तो कभी उस ड्रग की फैमिली पूछ लेंगे, है ना, इस टाइप से। तो सभी हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए देखिए सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके बच्चों, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और देखो, अभी फार्मा एमसीक्यू ऐप है, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज है। और ये जो मटीरियल होता है वहाँ पर पीडीएफ की फॉर्म में भी आपको कोर्सेज में मिल जाता है ना। तो आप ऐप पे भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए क्वेश्चन कैसे हैं। चलो भाई देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, पैकेजिंग टाइप दैट हैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, है ना। पैकेजिंग जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है बच्चों, उसे क्या कहेंगे। देखिए, ये रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, एनएफएल में आया था। प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी या नन। देखो, पैकेजिंग जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है ना बच्चों, दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग, है ना। तो पैकेजिंग जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है वो हमारी प्राइमरी पैकेजिंग होती है। अब आपसे पूछ ले कौन कौन से प्राइमरी पैकेजिंग में आता है, तो जैसे आपका एम्पाउल्स हो गया, है ना, एम्पाउल्स होते हैं, हमारे वायल्स होते हैं। स्ट्रिप पैकेजिंग जो होती है, ब्लिस्टर पैकेजिंग है जो, ठीक है, आपके क्लोजर्स होते हैं, सिरिंजेस होते हैं। ये सब आपके क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। प्राइमरी पैकेजिंग जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है ना। तो इसके एग्जांपल्स में एम्पाउल, वायल्स, कंटेनर, डोजिंग ड्रॉपर, क्लोजर, सिरिंज, स्ट्रिप पैकेज, ब्लिस्टर पैकेज, ये सब आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हीट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स। मतलब कि जैसे कि देखो, कैल्शियम ऑक्साइड कह रहे, ये जो ऑक्साइड्स है इनके रिस्पेक्टिव कार्बोनेट से इनको ऑब्टेन करने की जो हीट प्रोसेस है ना, जैसे कि भाई आपका जिंक कार्बोनेट से आपका बनेगा जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड। तो कौन सा हीट प्रोसेस यूज करेंगे इनको बनाने के लिए, ये पूछा आप लोगों से। ओके, तो ये एमपी का क्वेश्चन है। तो सब्लिमेशन है, कैल्सिनेशन, फ्यूजन या इवेपोरेशन, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। क्या होगा, इसे क्या कहेंगे भाई, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये प्रोसेस जो होती है दैट इज नोन एज कैल्सिनेशन, है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कैल्सिनेशन क्या होता है, एक टाइप का हीट प्रोसेस होता है यूज टू प्रिपेयर कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स। ओके, ये प्रोसेस क्या है हमारा, कैल्सिनेशन। नेक्स्ट, सर्फेक्टेंट यूज्ड इन ऑयल इन वाटर इमल्शन शुड हैव एन HLB वैल्यू, ठीक है। तो HLB वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन है। HLB हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। बच्चों याद रखना, कई बार फुल फॉर्म आती है। HLB वैल्यू जो है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, और इट इज गिवन बाय ग्रिफिन, एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके बारे में बताया था। और इसमें आपसे HLB वैल्यू डिफरेंट सर्फेक्टेंट की आपको, इट इज यूज टू क्लासीफाई सर्फेक्टेंट। ओके, HLB वैल्यू तो आपको जैसे ऑयल एंड वाटर की पूछी, ऑयल एंड वाटर जो इमल्शंस होते हैं
उनके एचएलबी वैल्यू पूछी हुई है। तो आपको जैसे एसएलएस होता है उसकी एचएलबी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, 40 होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, एसएलएस की एचएलबी वैल्यू कितनी है, 40। एट्रा का कैंथ होता है उसकी 13.2 होती है। इस टाइप से याद भी होनी चाहिए। तो अभी आपसे ऑल इन वोटर के लिए पूछा तो ऑप्शन देखो 14 to 16, 4 to 8, 8 to 18, 0 to 3। तो ऑल इन वोटर के लिए बच्चों 8 to 18 आप लोगों ने याद रखना है। आंसर इज ऑप्शन सी। तो एचएलबी वैल्यू देख लो एक बारी। एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की 1 to 3 होती है, फॉर्मिंग एजेंट्स की 8 होती है, वो वाटर और इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 3 to 6। और आपसे पूछा था वो ऑल इन वाटर की जिसकी आपने 8 to 16 या फिर ऑप्शन में आपको 8 to 18 मिला था। वेटिंग एजेंट्स की 7 to 9 होते हैं, डिटर्जेंट्स की 13 to 15 एंड सोल्यूबलाइजिंग एजेंट की 16 to 18। जैसे रेट एंड एक्सटेंट टू विच एन एक्टिव ड्रग इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अ ड्रग प्रोडक्ट। देखो रेट एंड एक्सटेंट किस रेट से और कितना एक्सटेंट तक हमारा जो एक्टिव ड्रग होता है बच्चों वो एब्जॉर्ब होगा ड्रग प्रोडक्ट से। ओके, उसे क्या कहोगे, है ना। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, सिंपल है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, किस रेट से किस एक्सटेंट तक ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है ना, इट इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, बायो अवेलेबिलिटी का सिंपल डेफिनेशन है बच्चों। देखिए रिसेंटली पूछा गया है, महाराष्ट्र में प्रिज्म डिपार्टमेंट का फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है उसमें पूछा था। तो देखो बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन अलग अलग तरीके से बच्चों एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग absorption is known as bioavailability या फिर fraction of administered drug that reaches a systemic circulation in unchanged form, है ना। कितना फ्रैक्शन जो है ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा अनचेंज्ड फॉर्म में, है ना। तो वो भी आपका बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन होता है। वो भी एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बना है बच्चों बायो अवेलेबिलिटी का, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेट एंड एक्सटेंट ही हमारा। देखो ऑप्शन देख लो, बायो इक्विवेलेंस मतलब कोई भी दो फॉर्मुलेशंस की बायो अवेलेबिलिटी सेम होती है उनको अपन क्या कहेंगे, बायो इक्विवेलेंस कहेंगे। बायो फार्मास्यूटिक्स, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपका ड्रग का मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हो। आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगा। ओके, जैसे फ्रीज ड्राइंग, बच्चों देखो फ्रीज ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो फ्रीज ड्राइंग जो होता है इसको लाइफलाइजेशन भी कहते हो, सब्लिमेशन ड्राइंग भी इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं, लाइफलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग। कह रहे फ्रीज ड्राइंग इन वैक्सीन की प्रेपरेशन में प्राइमरी यूज टू। तो फ्रीज ड्राइंग को यूज क्यों करा जाता है, जो भी आपकी ड्रग होती है लिक्विड फॉर्म में होती है ना, तो उसको मतलब कि इसमें क्या होता है फ्रीज ड्राइंग में वैक्सीन की प्रेपरेशंस में इसको यूज करा जाता है। किसके लिए, देखो एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, इन ईज ऑफ स्टोरेज, रिमूव इम्प्योरिटी, बूस्ट इम्यूनोजेनिसिटी या इनएक्टिवेट द पैथोजन। तो इसको ना शेल्फ लाइफ को जो है एक्सटेंड करने के लिए यूज करा जाता है। ओके, किसके लिए, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए हो 1 हो जाएगा, एक्सटेंड शेल्फ लाइफ एंड ईज ऑफ स्टोरेज, मतलब कि आसानी से उसको स्टोर कर सके, सेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाए हमारे प्रोडक्ट की, जो भी हमारा ड्रग है उसकी, है ना। तो इसमें क्या करते हैं भाई, सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है, फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग पढ़ते हो, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा आंसर ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन इंडिकेट दैट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने ये बताना है। एब्सोल्यूट कोई भी आप हम बोलते हैं भाई ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर वो ड्रग दे दोगे जिस भी पेशेंट्स के लिए किस भी कंडीशन में हमने कहा है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अगर वो ड्रग दे दी तो वो अपना पर्टिकुलर साइड इफेक्ट शो करेगी। तो एब्सोल्यूटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कह रखा है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं देनी एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब, इसका मतलब क्या है। जनरल से वैसे तो जनरल से ही क्वेश्चन है ना। तो देखो इसमें जो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन अभी रिसेंटली, ड्रग कैन नॉट प्रोड्यूस एनी थेरेप्यूटिक इफेक्ट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेट क्या करेगा कि भाई ड्रग कैन नॉट प्रोड्यूस एनी थेरेप्यूटिक इफेक्ट, ऐसा नहीं होता। ड्रग कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, है ना। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब यही है कि भाई क्या करा देगी, ड्रग लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट करा देगी, है ना। ड्रग कॉम्बिनेशन कैन कॉज ईच अदर इम्पैक्ट, ड्रग कैन कॉज माइल्ड एनर्जी। तो ये ऑप्शन बी आपका समझ आ गया, ऑप्शन 2 आपको। नेक्स्ट है एक कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम जो होता है, कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम टुगेदर विद इट्स बाउंड कोएंजाइम और मेटालाइन इज कॉल्ड, है ना। कंप्लीट एंजाइम, कंप्लीट कैटालिटिक एंजाइम को क्या कहोगे, एपो एंजाइम। तो क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का। देखो एंजाइम जो होता है, अभी एक बार देखो आंसर, होलो एंजाइम, कोफैक्टर या हैप्टन। तो कंप्लीट एंजाइम आपका होलो एंजाइम। होलो एंजाइम कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम होता है। होलो एंजाइम मिलके बना होता है, एपो एंजाइम होता है प्लस को एंजाइम होता है आपका, ठीक है। तो एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, को एंजाइम होता है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन 2 आपका होलो एंजाइम हो गया। नेक्स्ट, विच पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन एक्सटेंड इनटू मेडुला, है ना। नेफ्रॉन बच्चों हमारा किडनी जो होता है ना,
किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्या होता है? जैसे हमारे लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्या है? एल्वियोली होता है। ऐसे हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट हमारा नेफ्रॉन होता है। तो कह रहे हैं नेफ्रॉन जो होता है कौन सा इसका पोर्शन एक्सटेंड होता है? मेडुला में, है ना। तो ये बताना है आप लोगों ने। ग्लोमेरुलस, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, एफरेंट आर्टेरियोल, है ना। तो हमारा जो लूप ऑफ हेनले होता है ना बच्चों, तो ये एक्सटेंड होता है मेडुला में। ठीक है, तो आपका आंसर है जो ऑप्शन 3 हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले। ओके, तो लिखा हुआ इसमें नेफ्रॉन हमारा फंक्शन यूनिट है किडनी का, बिल्कुल है। स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट किडनी का हमारा नेफ्रॉन होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फिल्टरिंग ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स है इसके, जिसमें क्या आता है? रीनल कॉर्पसल्स आता है, जिसमें कि आपका ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल आ जाएगा। पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स आता है, लूप ऑफ हेनले आता है इसमें, और डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स आता है ना। तो आप इस टाइप से बोमन कैप्सूल पढ़ते हो ना। यहाँ पर आपका जो कैपिलरी का नेटवर्क होता है ये ग्लोमेरुलस होता है, ये आपका बोमन कैप्सूल हो गया, ये फिर नीचे आएगा, है ना। फिर इस टाइप से ये लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर ये पीसीटी जो प्रोक्सिमल जो इसके पास है प्रोक्सिमल कोलोटिबुल्स, ये आपका फिर ये लूप ऑफ हेनले होके फिर यहाँ पर आपका डिस्टल कोलोटिबुल्स, बाद में यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट आता है। ठीक है, ये आप सब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ते हो। तो यहाँ पर अभी देखो लूप ऑफ हेनले के बारे में लिखा हुआ है। लूप ऑफ हेनले यू शेप स्ट्रक्चर दैट डिप इनटू, ये जाता है मेडुला तक, है ना, इनर पार्ट ऑफ द किडनी। इट हैज डिसेंडिंग, तो लूप ऑफ हेनले में होता है नीचे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर ये ऊपर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इस टाइप से यू टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है इसमें। रीनल कॉर्पसल्स, पीसीटी, डिस्टल कॉन्वर्टिबल्स, ये सारे रीनल कोर्टेक्स में आते हैं, और आपका जो लूप ऑफ हेनले ये मेडुला में जाएगा। तो आपसे ये पूछा था विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो है एक्सटेंड होगा कहाँ तक? मेडुला तक। हमारा लूप ऑफ हेनले समझ आ चुका। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी यूनिट ऑफ वेट इन द अवोर्डोपोइस सिस्टम ऑफ वेट मेजरमेंट। अवोर्डोपोइस इंपीरियल सिस्टम जो आप पढ़ते हो उसमें अवोर्डोपोइस सिस्टम, एपोथिकैरिस सिस्टम पढ़ते हो, है ना। एपोथिकैरिस सिस्टम जो होता है, एक तो अवोर्डोपोइस होता है, एक एपोथिकैरिस होता है। एपोथिकैरिस सिस्टम को ट्रोय सिस्टम भी कहते हो। अवोर्डोपोइस सिस्टम में आपसे क्या पूछा है? प्राइमरी यूनिट ऑफ वेट, वेट की प्राइमरी यूनिट अवोर्डोपोइस में क्या होती है? पाउंड, आउंस, ग्राम या किलोग्राम। तो अवोर्डोपोइस में पाउंड याद रखना, और एपोथिकैरिस ट्रोय सिस्टम में ग्रेन होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर पाउंड हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो अवोर्डोपोइस में स्टैंडर्ड यूनिट वेइंग की हमारी पाउंड होती है, एपोथिकैरिस सिस्टम में ग्रेन होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइट ब्लड सेल इज नॉट ए ग्रैनुलोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज को, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसीज हमारी ग्रैनुलोसाइट्स होती है, ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है। ग्रैनुलोसाइट्स में आती है BEN, है ना। तो इसमें आती है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स, और ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती है। आपसे क्या कहा है? कौन सा डब्ल्यूबीसी? नॉट ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में नहीं आ रहा, मतलब कि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होगा। अब देखो, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3 हो गया आपका। लिम्फोसाइट्स ग्रैनुलोसाइट्स में नहीं आके ए ग्रैनुलोसाइट्स में आती है। ठीक है ना। तो आपका यही हो गया लिम्फोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसीज को ये लिखा हुआ है ल्यूकोसाइट्स कहते हो, ग्रैनुलोसाइट्स ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में BEN 3 आती है। ये न्यूट्रोफिल 60 to 70% तक होती है, सबसे ज़्यादा हमारे न्यूट्रोफिल्स होती है। उसके बाद जो है ये इओसिनोफिल कितनी 1 to 4%, बेसोफिल 0 to 1%, है ना। एक ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट्स 25 to 30%, मोनोसाइट्स 5 to 10% होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ एयर इनटू द लंग्स, है ना। तो एयर जो लंग्स में जाती है, करेक्ट पाथवे क्या है? ये भी देखो आपका रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। तो एयर जो जाती है ना हमारे लंग्स में जाती है, सबसे पहले कहाँ जाएगी बताओ? तो सबसे पहले नोज में जाएगी, सभी ऑप्शन में नोज लिखा हुआ है, तो नोज तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कहाँ जाएगी भाई? ट्रैकिया में जाएगी, ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई तो बाद में आएंगे ना बच्चों, है ना। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स वाला ऑप्शन काट दो। नोज में जाते हैं, उसके बाद फेरिंग्स आता है ना, फिर लैरिंग्स आता है, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया दे रखा आपको सीधा, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद बच्चों पहले ब्रोंकाई आएगा, फिर ब्रोंक्यूल्स आएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोली। एल्वियोली जो हमारे लंग्स की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, जहाँ पर मेन जो गैसेस एक्सचेंज होता है ना, मेन जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो एल्वियोली में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आंसर क्या बना हमारा? ऑप्शन 3 हमारा आंसर बन गया, है ना। नोज, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोली। तो ऑप्शन 3 हो गया। द करेक्ट पाथवे होता क्या आपका? तो नोज, सबसे पहले नोज, है ना। तो नोज में उसके बाद फेरिंग्स होता है, फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोली, है ना। नोज, नोस्ट्रिल से माउथ, है ना, एयर एंटर करेगी बॉडी थ्रू इधर द नोस्ट्रिल और माउथ, फिर उसके बाद फेरिंग्स में जाएगी, फ्रॉम द नोस्ट्रिल माउथ एयर ट्रैवल करेगी डाउन द फेरिंग्स, है ना।
फिर लैरिंग्स में जाएगी, देन पास थ्रू लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स होता है, उसके बाद ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं हम, है ना। उसके बाद ब्रोंकाई में जाएगी, ट्रैकिया ब्रांच इनटू टू मेन जो है ब्रोंकाई, वन लीडिंग टू ईच लंग्स, ठीक है। ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है, इनसाइड द लंग ब्रोंकाई डिवाइड होगी इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब जो ब्रोंक्यूल्स होता है। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं लीड टू टीनी एयर सैक्स जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, जहाँ पर मेन जो गैस का एक्सचेंज होता है ना वो हमारे एल्वियोली में होता है। ओके, तो विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इज रिलेटेड विद द पीसीआई। तो फार्मेसी एक्ट के आप पढ़ते हो 5 चैप्टर होते हैं, है ना। तो अगर कौन सा चैप्टर फार्मेसी एक्ट का रिलेटेड है, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 में क्या आता है, सबसे पहले मैंने कहा था पहले पीसीआई आएगी फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल आएगी, है ना। और चैप्टर नंबर 4 में हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट आता है, और चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस होता है। तो पीसीआई कहाँ पर आई भाई, ऑप्शन 4 हो गया चैप्टर नंबर 2 में, है ना। ऑप्शन सही है 4। तो फार्मेसी एक्ट जो होता है बच्चों देखो इसमें 5 चैप्टर 46 सेक्शन है। तो आपको पता ही है फार्मेसी एक्ट हमारा 1948 का है, सभी को पता है 4 मार्च 1948, डेट भी एग्जैक्ट कई बार एग्जाम में पूछी गई है ना। तो इसके 5 चैप्टर्स कौन से हैं, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, फिर आपका पहले पीसीआई फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। चैप्टर नंबर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई, चैप्टर नंबर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, देन मिसलेनियस, है ना। तो ये 5 चैप्टर्स याद रखना। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल बेसिक लाइफ फंक्शंस, जैसे कि आपका हार्ट रेट हो गया, ब्रीदिंग हो गया। कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कंट्रोल करेगा बेसिक लाइफ फंक्शंस लाइक हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग, बताओ। मेडुला ओब्लंगाटा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, है ना। सेरिब्रम बताओ कौन सा, सेरिब्रम तो वही ना लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, है ना, वही है। तो देखो जो आपके हार्ट रेट है, ब्रीदिंग है, तो देखो हमारा ये मेडुला जो होता है, मेडुला इसको कंट्रोल करेगा, है ना। तो मेडुला जो होता है, जो ब्रेन स्टेम होता है ना, ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम होता है ना, उसमें आपका मेडुला आता है। मेडुला के बाद देखो आपका ब्रेन स्टेम होता है, उसमें आपका मिड ब्रेन, पोन्स और फिर नीचे मेडुला आता है। मेडुला के बाद आपकी स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाती है ना। तो मेडुला में सारे वाइटल सेंटर्स जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, कार्डियोवास्कुलर सेंटर हो गया, है ना, और रिफ्लेक्स सेंटर जैसे कफिंग, स्नीजिंग, ये सब भी मेडुला ही रेगुलेट करता है, ठीक है। तो हार्ट रेट को, ब्रीदिंग को हमारा मेडुला रेगुलेट करेगा। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, इफ द ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू द ड्रग, if a drug is manufactured under a name which belongs to another drug, it is known as, क्या कहोगे इसे बताओ। स्पूरियस, अडल्ट्रेटेड, मिसब्रांडेड या पॉइजनस, तो कौन सी है ये, इसे इफ ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू द ड्रग, इट इज नोन एज स्पूरियस। बच्चों ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या होगी, स्पूरियस, है ना। तो देखो एक बारी, मिस ब्रांडेड ड्रग, अडल्ट्रेटेड, स्पूरियस, तीनों को मैं आपको बताती हूँ। देखो मिस ब्रांडेड में क्या क्या याद रखना है आपने, मिस ब्रांडेड में क्या क्या याद रखोगे, इफ अ ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, if it contain a color which is not prescribed, if its label मतलब contain false और misleading statement, ठीक है। ये 3 बातें याद रखोगे, ये आपको क्या बताएंगे कि ड्रग मिसब्रांडेड है। क्या याद रखना है, नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, इफ इट्स लेबल कंटेन अ फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। तो ये सब बातें क्या बताएंगे आपको कि ड्रग मिसब्रांडेड है। अडल्ट्रेटेड में मिलावट होगी, अडल्ट्रेशन होगा, मिलावट होगी कोई ना कोई। देखो इफ अ ड्रग कंटेन फिल्थी और डिकम्पोज सब्सटेंस, ठीक है, तो अडल्ट्रेटेड हो गई। इफ इट हैज बीन प्रिपेयर्ड और पैक्ड और स्टोर्ड अंडर इनसैनिटरी कंडीशंस में उसे प्रिपेयर करा गया, पैक करा गया, स्टोर करा गया, तो भी अडल्ट्रेटेड हो गई। इफ इट कंटेन कोई भी हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस, तो अडल्ट्रेटेड हो गई। इफ इट मिक्स विद सब्सटेंस दैट डिक्रीज इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ, तो अडल्ट्रेटेड हो गई, ठीक है। तो आपसे ना अलग अलग एग्जाम्पल देके पूछेंगे, इफ इट कंटेन एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस, तो कौन सी ड्रग है भाई, कौन सी है, इस टाइप से आपको आना चाहिए। स्पूरियस में मैंने आपको एक तो ऐसे याद करा रखा है, ऐसे सारा इसे, है ना, सब्स्टिट्यूशन हो, इमिटेशन हो, रिजेंबल्ड हो, तो ये स्पूरियस होती है ना। तो लास्ट में देखो, इफ इट इज इमिटेशन ऑफ, सब्स्टिट्यूट ऑफ अनदर ड्रग या रिजेंबल अनदर ड्रग, तो ये आपकी क्या होती है, स्पूरियस होती है। और इफ इट इज इम्पोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू द ड्रग, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो ये स्पूरियस हो गई। इफ इट सीम्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ हुम इट इज नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट, तो ये भी हमारी स्पूरियस हो गई बच्चों। तो ये एग्जाम्पल आते हैं बच्चों, ऐसे पर्टिकुलर एग्जाम्पल ही क्वेश्चन बनाता है ना। तो ऐसे ही आएंगे, दे देंगे भाई, जैसा अभी हमने देखा ये, इफ इट इज इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर अंडर नेम विच बिलोंग्स टू द ड्रग, तो कौन सी है, स्पूरियस है। तो आपको ये सारा याद होना चाहिए बच्चों, है ना, समझ आ गए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखो हम,
देखते क्वेश्चन, विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज प्राइमरी रिलीज एट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आप लोग पढ़ते हो। सिंपैथेटिक जो स्ट्रेस के टाइम पे एक्टिवेट होता है ना, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट आता है। ये अपना नॉर्मल जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक होता है, स्ट्रेस के टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ना। तो न्यूरोट्रांसमीटर की बात हो रही है। अब बच्चों पैरासिम्पैथेटिक जो है ना, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कह दो, कोलिनर्जिक कह दो, है ना, पैरासिम्पैथोमिमेटिक कह दो, एक ही बात है। तो इसका तो चाहे आपका प्री गैंग्लियोनिक हो या फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक हो, इसमें तो हमारा एसिटाइल कोलिन ही रहेगा, चाहे प्री गैंग्लियोनिक हो चाहे पोस्ट गैंग्लियोनिक हो, हमारा एसिटाइल कोलिन ही रहता है न्यूरोट्रांसमीटर। एपिनेफ्रिन डोपामिन नहीं होता, नोर एपिनेफ्रिन नहीं होता, इसमें तो ओनली एंड ओनली एसिटाइल कोलिन रहेगा। बच्चों ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया है। इन द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बोथ प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स रिलीज एसिटाइल कोलिन। ओके, नेक्स्ट देखो, इन इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात हो रही है, मेंबर्स की बात हो रही है, आर इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है बच्चों, कितने इलेक्टेड, फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स बाय मेंबर ऑफ ईच मेडिकल काउंसिल और बाय द काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। तो मेडिकल काउंसिल की बात हो रही है बच्चों। आपने जब स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर पढ़े थे ना, इलेक्टेड मेंबर में 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थे, एक ही तो आया था एमसीआई से। तो देख लो ऑप्शन में सिंपल 1 2 3 4 क्या लगाओगे, ऑप्शन 1 लगा दोगे ना, ऑप्शन ए 1 है ना। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स में इलेक्टेड में 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, एक एमसीआई से आएगा। नॉमिनेटेड में 5 मेंबर्स, एटलीस्ट 3 शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एक्स ऑफिशियो भाई चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट ऑफिस इन चार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक गवर्नमेंट एनालिस्ट। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल दैट मेक अप द गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है कौन सी सेल्स बताओ, स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाएगी। प्राइटल सेल्स होती है, पेयर्स पैचेस नहीं होते बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। गोबलेट सेल्स और म्यूकस प्रोड्यूस करेगी, सही है, लेकिन पेयर्स पैचेस तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं। प्राइटल सेल्स जाइमोजन सेल्स बिल्कुल सही है। एंडोक्राइन सेल्स नहीं होती, गोबलेट सेल तो सही है बच्चों, ऑप्शन जो है 3 हो गया। प्राइटल सेल्स जो होती है यहाँ से हमारा HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर है ना, ये सीक्रेट होता है। जो जाइमोजन सेल्स होती है, जाइमोजन मतलब कि इनएक्टिव है ना, जाइमोजन सेल्स होती है ना, ये पैप्सिनोजन ये प्रोड्यूस करेंगी, पैप्सिनोजन, जहाँ से पैप्सिनोजन से पैप्सिन बनेगा, ये HCl क्या करेगा, पैप्सिनोजन से पैप्सिन बनाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। तो देखो ये होती है हमारा स्टमक में जो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। तो ये मैंने जो बुक है ना हमारी इसकी HAP की है ना, वहाँ से लिया है, ठीक है। तो देखो इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखो आप एक बारी, ठीक है। तो इसमें देखो ये चीफ सेल्स होती है, जो जाइमोजन सेल्स जो बताया हुआ है ना, उन्हें चीफ सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। पैराइटल सेल्स से आपका इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl सीक्रेट होगा। म्यूकस सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स, सरफेस एपिथेलियम जहाँ पर म्यूकस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चीफ सेल्स से हमारा जो पेप्सिनोजन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जाइमोजन सेल्स होती है, ठीक है। तो देखो इसमें जो गैस्ट्रिक जूस होता है बच्चों, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है डेली बाय स्पेशल सिक्रेटरी ग्लैंड इन द म्यूकोसा, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस में हमारा वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, है ना। तो गोबलेट सेल्स होती है, वो म्यूकस प्रोड्यूस करती है, HCl इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होता है हमारे जो पैराइटल सेल्स से, और इनएक्टिव जो एंजाइम प्रिकर्सर पैप्सिनोजन सीक्रेट होएगा जो चीफ सेल्स मतलब कि जो जाइमोजन सेल्स है। ओके, नेक्स्ट है मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम एज पर ABC इन्वेंट्री कंट्रोल मैथड, ABC एनालिसिस ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है। तो ABC एनालिसिस का मतलब होता है, तो इसमें मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम्स कौन से होते हैं वो बताने हैं। ऑल आइटम BC A या B, तो ना C आइटम्स जो होते हैं जो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। A तो भाई बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं। ये तो क्या करेंगे, टोटल इन्वेंट्री का तो 10% होते हैं, लेकिन ना 70% बजट कंज्यूम कर लेंगे A आइटम। B आइटम 20% बजट कंज्यूम करता है, 20% टोटल इन्वेंट्री का होता है। लेकिन C आइटम अपोजिट होता है A आइटम के, ये 10% बजट कंज्यूम करता है, 70% टोटल इन्वेंट्री का होते हैं, ठीक है। तो C आइटम्स ऑप्शन जो है 2 आपका राइट हो जाएगा। मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम C आइटम्स होते हैं, है ना। तो ABC एनालिसिस में लिखा हुआ है, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू ABC इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम इज क्लासिफाइड एज C आइटम, ठीक है। मीनिंग इट हैज द लोवेस्ट वैल्यू, है ना, सस्ते हैं बहुत ज़्यादा। रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ कंट्रोल कंपेयर टू A हाई वैल्यू आइटम होता है, B मीडियम वाले होते हैं, ठीक है। A हाई वैल्यू रिक्वायर्ड टाइट कंट्रोल, B मॉडरेट वैल्यू रिक्वायर्ड मॉडरेट कंट्रोल, C लो वैल्यू रिक्वायर्ड मिनिमल कंट्रोल, मतलब कि मार्जिनली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 2 फॉर्मुलेशंस बीइंग कंपेयर्ड इन बायो इक्विवेलेंस स्टडी शुड हैव सिमिलर। मैंने आपसे क्या कहा था, बायो
बायो इक्विवेलेंट फॉर्मुलेशन जब होती है, दो फॉर्मुलेशन अगर उनका बायो अवेलेबिलिटी बराबर होगा ना, इक्वल होगा, बायो अवेलेबिलिटी सेम होगा ना, तो बायो इक्विवेलेंस होती है, वो बायो इक्विवेलेंट होती है ना। तो कह रहे देखो बायो इक्विवेलेंस को सेम होने के लिए क्या कंपेयर इन ए बायोइक्विवेलेंस स्टडी शुड हैव सिमिलर, क्या सिमिलर होगा उनका बायो अवेलेबिलिटी सेम होगा। तो डोजेज स्ट्रेंथ एरिया अंडर द कर्व सी मैक्स, केमिकल स्ट्रक्चर टी मैक्स। तो बायो अवेलेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है हमारा जो हमने पढ़ा था प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व में, हमने जो एरिया अंडर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व जो होता है वो बताता है क्या, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, मतलब क्या हो गया, बायो अवेलेबिलिटी, है ना। तो आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए ना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी कौन सी, बताओ कौन करेगा, ब्लड में क्या होता है बच्चों, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं, एक ब्लड में प्लाज्मा होता है ना, ठीक है। तो आरबीसीज भाई और डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हो, क्लोटिंग के लिए जरूरी होते हैं प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी भाई कोई भी इन्फेक्शन से फाइट करना है तो डब्ल्यूबीसी होते हैं। आरबीसी क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट्स इन्हें कहते हो। तो ये ना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम इन्हीं का होता है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है ना, ठीक है। तो क्या यही पूछा है कि कौन सा कंपोनेंट ब्लड का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी होते हैं बच्चों, थ्रोम्बोसाइट्स आपके प्लेटलेट्स होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स आपका आंसर हो जाएगा, बाकी प्लाज्मा दिया हुआ है। तो आरबीसी का काम है ब्लड में जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, तो आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, आईएसओ का 9000, 22,000, 10,000, 19,000, 11। तो ये होता है ऑप्शन ए 9000, आईएसओ 9000 जो होता है ये स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो एनएफएल में पूछा हुआ है, ठीक है, तो एक बार ये देख लो इसमें आईएसओ के बाकी के भी। तो 9000 जो है इसमें तो क्या आएगा, सीरीज इज अ सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दैट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। 9001 जो है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड विद इन आईएसओ 9000 फैमिली दैट आउटलाइन द रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। फिर जो 22 वाला है 22,000 किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड फोकस ऑन फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। 10,000 किसके लिए होता है, प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन अदर एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। 19,011 किसके लिए होता है, गाइडेंस ऑन किसके लिए, ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इंक्लूडिंग क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है इसमें, फिर क्वालिटी, फिर यही लिख दिया क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए आईएसओ 9000, 9001 आता है, ऑडिटिंग के लिए 19,011, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए 14,000, 14,001, ओके। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आईएसओ 31011, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 26,000, फूड सेफ्टी के लिए 22,000, ठीक है। तो थोड़ा इस मतलब कि क्वेश्चन देखो कभी कभार इस टाइप से भी बन जाता है, थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए ना। मतलब विच कह रहे द फार्मेसी एक्ट 1948 एम टू रेगुलेट। तो फार्मेसी एक्ट का एम पूछा सिंपल आपसे, है ना, एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, प्राइसिंग, मेडिसिन को प्राइसिंग का फार्मेसी एक्ट में नहीं आता बच्चों, इंपोर्ट ऑफ ड्रग नहीं आएगा, इंपोर्ट ऑफ ड्रग ये सारा इंपोर्ट मैन्युफैक्चर ये सब आपका आप वहाँ पढ़ोगे ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में नार्कोटिक ड्रग का सेल भी नहीं आएगा। तो हमारा इसमें एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, आंसर इज ऑप्शन ए, ओके। तो ऑब्जेक्टिव हमारे फार्मेसी एक्ट का क्या है, रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, provide course for pharmacist, nature and period of examination and training examination, okay। next first edition of British Pharmacopoeia was published in the year। तो ये जो एडिशंस है आईपी के बीपी के, है ना, तो ये बीपी का फर्स्ट एडिशन बहुत बार आया बच्चों, बहुत बार। ये देखो रिसेंटली पूछा गया महाराष्ट्र में, और उससे पहले एमपीएससी का पेपर हुआ था महाराष्ट्र का 2023 में, उसमें आया, और उससे पहले भी आया था। ये 5-6 एग्जाम में आया है एक क्वेश्चन, है ना। तो बीपी का फर्स्ट एडिशन देख लो, ऑप्शन तो ये 1864 आपको याद ही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। जैसा एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेगुलेशंस रिगार्डिंग डिटेल पैकेज साइज ऑफ ड्रग कम्स अंडर ना, पैकेजिंग के लिए कौन सा, पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए कौन सा शेड्यूल पढ़ते हो, शेड्यूल क्यू P1S या के, है ना। तो पैक साइज ऑफ ड्रग के शेड्यूल P1 आता है, तो कोल तार कलर्स इन सब के लिए शेड्यूल क्यू आता है, इसमें स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आता है,
के में लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट से एग्जाम्प्टेड होगा वो तो शेड्यूल डी में आएगा, और मैन्युफैक्चर से एग्जाम्पशन होता है आपका शेड्यूल के में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन जो है बी हो गया। नेक्स्ट है इन अ डैश इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंपाइल्ड टू हेल्प वर्कर कैरी आउट रूटीन इन ऑपरेशन। बताओ इसमें से कौन सा है, कह रहे हैं सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है, उसमें कंपाइल्ड होती है, वो वर्कर्स को हेल्प करती है अपने रूटीन ऑपरेशंस को करने के लिए। SIP BMR तो बेसल मेटाबॉलिक रेट तो यहाँ पर आएगा नहीं, SOP एंड MFR तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है बच्चों। ऑप्शन जो है ये ऊपर नीचे हो गए, तो आप SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर याद रखना, ठीक है। तो SOP क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। दिस रेफर्स टू डॉक्यूमेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आउटलाइन द स्पेसिफिक स्टेप्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी कंसिस्टेंटली एंड इफिशिएंटली। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। SIP का मतलब सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज फॉर इनिशिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए मल्टीमीडिया सेशंस को, जैसे कि वीडियो या वॉइस कॉल्स को, ठीक है। फिर आपका MFR होता है मायोफेशियल रिलीज, अ टाइप ऑफ मैसेज थेरेपी दैट फोकस ऑन रिलीजिंग टेंशन इन द फेशियल कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स, ठीक है। और BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है हमारा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज अ नार्कोटिक ड्रग अंडर द NDPS एक्ट 1985 में। नार्कोटिक ड्रग कौन सा नहीं है, देखो कोकेन बिल्कुल होता है, हीरोइन कैनाबिस भी होगा, रिजर्पिन होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता बच्चों। तो एंटी हाइपरटेंसिव होता है, रोवोल्फिया से मिलता है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइन एपोसाइनेसी फैमिली होता है, रोवोल्फिया सर्प गंदा स्नेक लाइक रूट होता है, सांप के जैसा रूट होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी हो गया ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइप AB ब्लड, है ना। तो AB देखो जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं ABO है ना, तो AB वाले में क्या होता है, A और B दोनों एंटीजन्स तो बच्चों A और B दोनों होंगे RBC की सरफेस पे, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती इसमें। कह रहे कंटेन A एंटीबॉडी तो होती ही नहीं, B एंटीबॉडी कहाँ से होगी, बोथ A एंड B एंटीजन, हाँ एंटीजन दोनों होते हैं, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। कंटेन नीदर A नोर B एंटीजन, तो एंटीजन दोनों है, ये O में नहीं होते, ना तो A होता ना B एंटीजन, किसमें O वाला ब्लड ग्रुप होता है उसमें नहीं होते। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा, है ना। देखो रेड ब्लड सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल कंटेन एंटीजन ऑन देयर सरफेस दैट कोरस्पॉन्ड टू देयर ब्लड ग्रुप, है ना। तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारी RBC की सरफेस पे जो है एंटीजन है बच्चों, वो रिस्पॉन्सिबल है इसके, ये भी याद रखना। अब पर्सन विद ब्लड ग्रुप O डज नॉट कंटेन एंटीजन, हाँ O वाले में तो मैंने आपको बताया A और B दोनों एंटीजन होते ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार देख लो, जो ग्रुप A है उसमें A एंटीजन होगा, एंटीबॉडी B होगी, है ना, प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है। ग्रुप B वाले में B एंटीजन होगा RBC की सरफेस पे, एंटीबॉडी कौन सी होगी, A होगी। AB में A और B दोनों एंटीजन लेकिन एंटीबॉडी नहीं है इसमें, और O वाले में एंटीबॉडी दोनों होगी लेकिन इसमें एंटीजन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर होता है इंट्रिंसिक फैक्टर बच्चों। तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है हमारे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, इसलिए इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से आप लोग पढ़ते हो हमारा परनीशियस एनीमिया हो जाता है, ओके सही है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। देखो आपका जो पढ़ते हो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, उसमें आपका देखो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन आता है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है, इसमें आपका ना कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी आता है। कौन सा, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो कह रहे हैं नॉट इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड नहीं है, देखो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सब आता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं आता बच्चों इसमें। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में देखो ड्रग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्लांट्स और एनिमल्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। तो इनमें फाइला, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सब ये सब आते हैं, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डैश पर्सनल इंक्लूड द चीफ फार्मासिस्ट एंड डिप्टी फार्मासिस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल्स यूजिंग रिस्पेक्टिव फार्मेसी, ठीक है। तो ये किस में आएगा, मैनेजमेंट, वेयर हाउस, सपोर्ट है, मेडिकल, दिस इज मैनेजमेंट, ओके। तो मैनेजमेंट पर्सनल होता है जिसमें क्या आता है, चीफ फार्मासिस्ट आता है, डिप्टी फार्मासिस्ट जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल्स यूज इन रिस्पेक्टिव फार्मेसी। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, मैनेजमेंट होता है, ओके। तो ये लिखा हुआ है चीफ फार्मासिस्ट एंड डिप्टी चीफ फार्मासिस्ट आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट
procurement team in a hospital pharmacy. They are responsible for procurement, distribution and control of all pharmaceuticals in a hospital. They also manage the pharmacy department personnel. Okay, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों हमने 30 क्वेश्चन ही इंक्लूड करे थे, है ना। बाकी के क्वेश्चंस आपको अपकमिंग वीडियोस में मैं लेके आऊँगी। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले कमेंट बॉक्स में डैश इन एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज ड्रग। अनऑर्गेनाइज ड्रग का एग्जाम्पल बता दीजिएगा। आंवला है, हनी है, नटमग है या फिर है। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों, ठीक है। और बच्चों आपको ये जो मटीरियल है PDF की फॉर्म में बच्चों को रहता है, ठीक है। तो PDF जो है मैंने जो रिस्पेक्टेड कोर्सेज है हमारे अभी, जैसे कि रेलवे है, एम्स है, जो भी हमारे कोर्सेज है ऐप पर अवेलेबल है ना। तो फार्मा MCQ की ऐप में मैंने प्रोवाइड कराई हुई है, और तो आप जो है उनको ज्वाइन कर सकते हो। और जो ये PDF होती है बच्चों, ये जो होती है आपके ऐप में ही डाउनलोड होगी। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे कहते हैं मैम फ़ोन में डाउनलोड का ऑप्शन दे दो। तो बच्चों ये PDF होती है आपके ऐप में ही डाउनलोड होती है। इनको आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो, है ना। आपके जो ऑफलाइन मटेरियल में चली जाएगी, इनको आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो, बट ये आपके ऐप में ही रहेंगी। ओके, क्योंकि बहुत पहले जो था वेबसाइट पे ऐसे ही सब बच्चों को PDF दिए हुए थे, तो ऐसे ही बच्चों ने एक से दूसरे में और मतलब PDF लेके और फिर बच्चे मतलब उनको सेल कर रहे थे। तो मतलब कि बहुत ही अलग सा मतलब कि अनफेयर सी चीज़ हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। तो ये सब देख के हमने जो है अभी जो ऐप बनवाई है, इसमें सब कुछ है, सिक्योरिटी है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आपकी जो PDF होती है ये सब ऐप में ही डाउनलोड होती है, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो अभी ये सारा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी वहाँ पर। देखिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा करूँगी बच्चों, प्लीज़ आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। ओके, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐप पे विजिट कीजिएगा। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।